एवरीवन, वेलकम बैक टू विंध्यवासिनी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडल एंड हिज वर्क के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं मेंडल कौन है, हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। आज हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से लिए थे और वो कौन से 2 लॉ है जिनको हम मेंडल लॉ के नाम से जानते हैं। इन सभी डिटेल्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉन मेंडल, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। कहाँ पे? ऑस्ट्रियन सिलीसिया में। ठीक है, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 1840 में। कहाँ से? जिम्नेजियम से। 1843 में इन्होंने एक मॉनेस्ट्री ज्वाइन की थी। इस मॉनेस्ट्री का नाम था सेंट थॉमस एट ब्रून। वहां पे इनको एक नया नाम दिया गया। उनको क्या दिया गया? ग्रेगर दिया गया एज अ नोवाइस। जब कोई भी आप एक चर्च ज्वाइन करते हैं, मॉनेस्ट्री ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक नाम दिया जाता है। तो इनको कौन सा नाम दिया गया? ग्रेगर एज अ नोवाइस। तो यहीं से इनका जो नाम है वो क्या पड़ा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, पहले इनका नाम क्या था? जॉन मेंडल था। मॉनेस्ट्री ज्वाइन करने के बाद इनका जो नाम है वो क्या पड़ा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जब इन्होंने मॉनेस्ट्री ज्वाइन की, यहीं से इनका जो इंटरेस्ट है नेचुरल साइंस में वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। 1846 में इन्होंने डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन किए, एग्रीकल्चर में, पॉमिकल्चर में, विनिकल्चर में। ठीक है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1848 में इन्होंने ज्वाइन किया एज अ टीचर इन इंपीरियल रॉयल जिम्नेजियम में। ठीक है, 1851 से लेके 1853 तक इन्होंने मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस में अपनी पढ़ाई की। इसके बाद ही इन्होंने पी प्लांट पे काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, 1862 पे इनको क्या बनाया गया? एक फाउंडिंग मेंबर बनाया गया। कहाँ का? ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी का। ठीक है, 1866 में फाइनली इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जिसको पब्लिश किया गया वॉल्यूम 4 में। कहाँ पे? नेचुरल साइंस सोसाइटी में। कहाँ पे? नेचुरल साइंस सोसाइटी में इसको पब्लिश किया गया। इस पेपर में इन्होंने क्या बताया था? बेसिक जेनेटिक्स के प्रिंसिपल बताए थे। ठीक है, लेकिन इनके पेपर को इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया टिल 1900 तक। ठीक है, क्योंकि उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टैटिकल फॉर्म में समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उनके लिए उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनके लिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टैटिकल फॉर्म में समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। उनके लिए न्यू था ये चीज़, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथमेटिक्स पे अपनी पढ़ाई की थी। तो उन्होंने स्टैटिकल फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया था, जो उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए क्या था? थोड़ा न्यू चीज़ थी, इसलिए उनको इतना अप्रिसिएशन उस टाइम पे नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे जो हाइब्रिडाइजेशन पे काम कर रहे थे, मेंडल उनके पास गए। किनके पास गए? नगेली जी के पास गए। नगेली जी के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि देखिए, मैंने पी प्लांट पे काम किया है और ये मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। तो नगेली जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने पी प्लांट पे काम किया है तो एक काम कीजिए, दूसरे प्लांट पे भी काम कर लीजिए। अगर सेम रिजल्ट आता है तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो 26 स्पीशीज ऑफ वीड, जिसका नाम क्या था? हिरेशियम पे मेंडल ने काम किया। कितने ईयर्स तक? 6 ईयर्स तक उन्होंने काम किया। लेकिन मेंडल ने क्या देखा? मेंडल ने देखा कि जो उनका रिजल्ट था वो रिजल्ट उनका सेम नहीं है जैसा पी प्लांट पे आया था। उन्होंने कोई सेग्रीगेशन ऑफ जीन नहीं देखा। उस टाइम पे जीन डिस्कवर नहीं हुए थे, उसको हम क्या बोलते थे? फैक्टर बोलते थे। उन्होंने कोई भी सेग्रीगेशन ऑफ जीन उस टाइम पे सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स उन्होंने नहीं देखा था। जितने भी प्लांट्स थे वो कैसे थे? अपने मदर जैसे थे। लेकिन ये बात किसको पता थी? ये बात नगेली को पता थी। नगेली ने जो उनको जो ये प्लांट दिया था, ये प्लांट क्या था? एपोमिक्टिक प्लांट था। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पिक प्लांट था। इसमें क्या हो रहा था? इसमें रिप्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन क्या होता? विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो आपके जो करेक्टर है वो आपके पेरेंट्स से, जो डिफरेंट पेरेंट्स से जो आपके ऑफस्प्रिंग में आते हैं वो चेंज ही नहीं होंगे, है ना? वो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आएंगे ही नहीं आपके ऑफस्प्रिंग में। तो क्या हुआ? ये एपोमिक्टिक प्लांट था, तो जो सेम रिजल्ट जो उनको पी प्लांट पे मिला था वो सेम रिजल्ट उनको इस प्लांट पे नहीं मिला। तो मेंडल ने क्या किया? अपने 6 ईयर्स अपने क्या किए? इस प्लांट पे काम करते उन्होंने वेस्ट कर दिए। जब उनको सेम रिजल्ट नहीं मिला, कोई एप्रिसिएशन भी नहीं मिला उनको इसके काम का, तो उनकी जो हेल्थ थी वो क्या हो गई?
डिग्रेड होने लगी, वो डिप्रेस रहने लगे, तो वो सफर करने लगे ड्रॉपसी। ड्रॉपसी क्या एक डिसीज है ड्यू टू किससे, हार्ट और किडनी फेलियर से। फाइनली क्या हुआ, 1884 में वो हमारे बीच नहीं रहे। 1884 में वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके काम को अननोटिस रखा गया। कब तक उनका काम लाइमलाइट में नहीं आया, 1900 तक। इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के बिगनिंग में क्या हुआ, 3 बॉटनिस्ट थे। ये तीनों बॉटनिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे ये लोग काम कर रहे थे। पहले थे हुगो डी वेरिस, इन्होंने किस पे काम किया था, ओनियोथेरा। इन्होंने किस पे काम किया था, ओनियोथेरा पे काम किया था, ठीक है। दूसरे कौन थे, काल थे, इन्होंने जीनिया पी और मेस पे ये काम कर रहे थे। एंड्रिच काम कर रहे थे वेरिस फ्लावरिंग प्लांट पे, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग जगह काम कर रहे थे। जब इन्होंने काम किया तो इनका जो रिजल्ट था ये सेम कैसे आया, इनके जो हाइब्रिडाइजेशन का जो रिजल्ट आया वो सेम आया मेंडल जैसे। तो इन्होंने क्या किया, मेंडल का जो पेपर था वो इनको मिला। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों ने क्या किया, मेंडल के जो वर्क था उसको क्या किया, रीपब्लिश किया। तो मेंडल का जो ओरिजिनल पेपर है उसको रीपब्लिश कहाँ पे किया गया, फ्लोरा 89, 364, 1901, 1901 में मेंडल के पेपर को रीपब्लिश किया गया, ठीक है, इन तीनों के द्वारा। तो ये थी हमारी मेंडलिज्म, मेंडल के बारे में जो हमारी कहानी थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया था। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया था। अब पी प्लांट को चूज करने के पीछे उनके कुछ रीजंस थे। क्या रीजंस थे वो हम देखते हैं, तो मेंडल ने पी प्लांट पे ही क्यों काम किया। मेंडल ने पी प्लांट पे इसलिए काम किया क्योंकि जो पी प्लांट्स थी उनकी जो लाइफ साइकिल थी वो क्या थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल। कैसी थी लाइफ साइकिल, उसकी शॉर्ट थी। उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 2 से 3 मंथ्स होती है। तो दैट मीन्स हम एक साल में 3 से 4 जनरेशन उसके ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई और प्लांट लेते हैं, वो पी प्लांट नहीं लेते जिसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल या 4 साल में कंप्लीट हो रही है, तो हम उसके 3 से 4 जनरेशन को कंप्लीट करते करते 10-12 साल 15 साल लग जाते हैं, ठीक है। अगर इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो एक साल में हम इसकी 4 से 5 जनरेशन ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये रीजन था कि इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल थी। सेकंड क्या थी, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता था। कैसे हो सकता था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता था, ठीक है। और हम इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते थे। थर्ड रीजन क्या था, थर्ड रीजन ये था कि छोटे से एरिया हमें से ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, छोटा सा एरिया चाहिए। छोटे से एरिया में ये क्या थी, ये ग्रो कर जाती थी, ठीक है। ज्यादा हमें स्पेशियस जगह नहीं चाहिए थी। थर्ड नंबर क्या था, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोजेनी थी वो क्या थी, हमें बहुत ज्यादा मिल रही थी। नंबर ऑफ प्रोजेनी बहुत ज्यादा मिल रही थी। फोर्थ रीजन ये था कि हमारा जो फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर है वो विजिबल था। मतलब हम देख के बता सकते थे कि ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ठीक है। जो विजिबल कैरेक्टर थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट थे, क्योंकि उस टाइम पे हमें जीन के बारे में तो पता नहीं था, हमें फैक्टर्स के बारे में बाद में थोड़ा पता चला। तो जो इसके जो वेरिएशंस थे प्लांट्स के वो हम देख के विजिबल कर पा रहे थे, ठीक है। तो जो इसके वेरिएशन थे वो क्या थे, बहुत ही प्रोमिनेंट विजिबल थे, ठीक है। वेरिएशंस क्या थे, प्रोमिनेंट हमें विजिबल थे, ठीक है। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, पी प्लांट को उन्होंने चूज किया। अब वो कौन से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने चूज किए, ठीक है। पहला क्या था, सीड फॉर्म। सीड फॉर्म का मतलब कि सीड कैसा होगा, राउंड होगा। ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, और ये कौन से है, रिसेसिव कैरेक्टर्स है। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये अपना जो नेचर है, जो अपना जो भाव है वो क्या करेंगे, शो करेंगे, और रिसेसिव वाले को क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो डोमिनेंट है तो मतलब लीडर की तरह काम करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है, अगर रिसेसिव के साथ प्रेजेंट होंगे तो सीड का फॉर्म कैसा था, सीड का फॉर्म कैसा था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स में क्या था, राउंड। ये इन्होंने पहला कैरेक्टर चूज किया, ठीक है। अगर वही रिसेसिव में बात करें तो कैसा होगा, रिंकल। रिंकल का क्या मतलब है, सिकुड़ा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। कॉटिलेडन का कैरेक्टर कलर कैसा होगा, कॉटिलेडन का क्या मतलब है, जो बीज है उसके वो कैसे होंगे, वो कॉटिलेडन के जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, उनका कलर कैसा होगा। जो डोमिनेंट होगा वो कैसा होगा, येलो होगा। जो रिसेसिव होगा वो कैसा होगा, ग्रीन होगा।
थर्ड नंबर पे कौन सा है, स्टेम की लेंथ, जो स्टेम है, जो पी प्लांट का जो स्टेम है उसकी लेंथ। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करें तो कैसा होगा, टॉल होगा, और रिसेसिव में ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन की बात करें, मतलब जो पी प्लांट का जो फ्लावर है उसकी अगर पोजीशन की बात करें तो उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो कौन सा है, एक्सियल। एक्सियल का मतलब है अगर ये क्या है, हमारा शूट है और ये यहाँ से एक ब्रांच आ रही है तो इसके बीच में जो ये आ रहा है ये क्या है, हमारा एक्सियल, ठीक है। और टर्मिनल क्या होता है, टिप पे, किस पे आ रहा है, टिप पे, ठीक है। तो एक्सियल क्या था, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, हमारा टर्मिनल। पोर्ट का कलर, पोर्ट का कलर अगर हम पी देखते हैं तो उसका जो छिलका होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये पी है तो उसका ये छिलका है, तो इस छिलके के कलर को जो डोमिनेंट था वो कौन सा था, ग्रीन, और रिसेसिव कैरेक्टर इसमें कौन सा है, येलो है, ठीक है। पोर्ट का जो फॉर्म है इन्फ्लेटेड होगा डोमिनेंट कैरेक्टर, कंस्ट्रक्टेड मतलब सिकुड़ा हुआ कौन सा होगा, रिसेसिव कैरेक्टर। सीड कोट का जो कलर होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा वो होगा ग्रे, और रिसेसिव कैरेक्टर जो शो करेगा वो कौन सा होगा, व्हाइट। तो उन्होंने, मेंडल ने ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि मेंडल के 2 लॉ, कि मेंडल ने पी पे काम किया, उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए। अब इन्होंने जो मेंडल के जो 2 लॉ माने जाते हैं, लेकिन ये जो लॉ थे ये मेंडल ने नहीं दिए थे, ये कॉरेंस ने, ये कॉरेंस जो थे, इन कॉरेंस ने ही मेंडल, जब इन्होंने मेंडल के जो पेपर है उसको पब्लिश किया था तभी इन्होंने एज अ ट्रिब्यूट इसको मेंडल के लॉ के नाम से बताया था। तो जो फर्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अगर हम मेंडल के लॉ की बात करें तो 2 लॉ है मेंडल के, मेंडल लॉ, कितने लॉ दिए थे मेंडल के, कितने लॉ हैं, 2 लॉ हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फर्स्ट हम ये पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से क्या मतलब है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था तब हमने देखा था कि हमने पेरेंट 1 लिया था, पेरेंट 2 लिया था, ठीक है। हमने उनके बीच में क्रॉस कराया था तो हमें क्या मिला था, हमें एक F1 जनरेशन मिली थी, ठीक है। जो पेरेंट 1 था हमारा होमोजाइगस था, पेरेंट 2 भी हमारा होमोजाइगस था। जो हमारा रिजल्टेंट आया F1 जनरेशन वो क्या था, हेट्रोजाइगस था, ठीक है। जो हेट्रोजाइगस जो हमारा कंडीशन था तो हमने क्या देखा कि जो हमारे कैपिटल टी थे, मतलब ये हमारे पेरेंट थे और ये हमारे दोनों पेरेंट थे, जब हमने क्रॉस कराया तो हमने क्या देखा कि ये जो भी अलील आए थे, जो हेट्रोजाइगस जो कंडीशन आई थी, इन दोनों का जो भी नेचर था ये क्या हुआ, आपस में क्या हुआ, मिक्स नहीं हुआ, ठीक है। जब इनके गैमेट्स बने, जब इनके गैमेट्स आगे जाके बने तो कैपिटल टी ने अपना जो नेचर है वो अलग ही शो किया और स्मॉल टी ने अपना नेचर अलग शो किया, ठीक है। इनका जो नेचर था, इनके जो अलील से आपस में क्या हुआ, इनका मिक्सअप नहीं हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ प्योरिटी। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एलील्स है इनका क्या होता है, मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होके अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं जब ये गैमीट में जाते हैं, जब गैमेटोजेनेसिस होता है, जब गैमीट में ये ट्रांसफर होते हैं तो इंडिपेंडेंट ट्रांसफर होते हैं, इनका मिक्सअप नहीं होता। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।